तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 22 ऑफ आर साइंस एंड टेक कोर्स। और हम अभी कोर्स के क्लोजर की ओर बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज एटसेट्रा रहती है उसका आई थिंक ये लास्ट सेशन रहने वाला है। जो मिसलेनियस हमारे छूटे हुए हैं, ठीक है, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी, कहीं दूसरी जगह पढ़ी होंगी, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन छूटे हैं, लेकिन वो मिसलेनियस की लगभग मिसलेनियस की कैटेगरी में आते हैं। उसके लिए लास्ट में, ठीक है, लास्ट का मतलब मेरा है जब प्रीलिम्स आने वाला होगा, जब प्रीलिम्स 2024 आने वाला होगा उससे लगभग 20-25 दिन पहले मिसलेनियस टेक्नोलॉजीज का एक ठीक है, एक अलग से लेक्चर आएगा अराउंड 1 आवर का, जिसमें वो सारी टेक्नोलॉजीज उस टाइम तक कवर की जाएगी, क्योंकि ताकि सब चीज़ें साथ में कवर हो जाए। दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। बाकी बायोटेक्नोलॉजी कल से अपन फिर शुरू करेंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से पहले बेसिक बायोलॉजी पहले समझेंगे, फिर बायोटेक्नोलॉजी की कुछ क्लासेज, आई थिंक उसमें 4 से 5 क्लासेस लग जाएंगी, क्योंकि वो हम बहुत ब्रॉडली और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि कईयों का सीएपीएफ का भी सीडीएस वगैरह का एग्जाम होता है, उसके पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को, ठीक है, एक तरीके से बेसिक चीज़ों को उसमें कवर किया जाएगा, स्पेशली अबाउट ह्यूमन बायोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हम उसी रिस्पेक्ट में चीज़ों को पढ़ेंगे। आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इतनी ज़्यादा न्यूज़ में है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि जो अपना 3D, ठीक है, प्रिंटिंग और 4D प्रिंटिंग, 4D बायो प्रिंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हम साथ में यहाँ पे कवर करेंगे। अब देखो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, रोबोट बोल रहे हैं, वो सोच रहे हैं, सोच के कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई उन्हें डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोनोमसली जब कंप्यूटर या फिर कंप्यूटिंग मशीन अपने टास्क परफॉर्म कर जाए, दैट इज़ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशंस क्या है, ये हर जगह एप्लीकेशन, इंसान जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है, यहाँ कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ, ठीक है, आर्टिफिशियल सी कैटेगराइजेशन है। ये अगेन आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमें क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ बेसिक टर्म्स, की टर्म्स को पढ़ना है, जहाँ से वो क्वेश्चन आगे बनाएंगे, टर्म्स के बेसिस पे वो कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इसलिए हमें इनकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ब्रॉड चीज़ है, इसमें कई चीज़ें आ सकती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक, है ना, चैट बॉट बना रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, वो भी एआई में आता है। अगर आप रोबोट बना रहे हो एआई बेस्ड, वो भी एआई में आता है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एआई में आती है, राइट। अब चैटबॉट जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो नॉर्मली जो तो चैट जीपीटी है वो जनरेटिव एआई का यूज़ कर रही है, दैट इज़ डिफरेंट, वो डीप लर्निंग टूल है एक तरीके से। लेकिन जो नॉर्मल चैटबॉट होते हैं वो सिर्फ उतना रिस्पॉन्ड करते हैं जितना उनको बताया गया है, राइट। सो दैट इज़ नॉट ए लर्निंग टूल। जो नॉर्मल चैटबॉट होते हैं, आप किसी वेबसाइट में जाओ, ठीक है, किसी लर्निंग वेबसाइट में जाओ, वहाँ चैटबॉट बोलता है हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, आप वहाँ पे टिक कर रहे हो, फिर वो उसके बेसिस पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब ऑटोनोमसली उसका कोई फंक्शन नहीं है, उसे पहले बताया गया है कि वो रिस्पॉन्स आए तो तुमने ये रिस्पॉन्स देना है। क्लियर। सो ये बहुत कॉमन सी लेवल की एक, ठीक है, बेसिक लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। धीरे धीरे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग, एक्चुअल में ये ना ओवरलैप करते हैं। फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि मशीन लर्निंग भी, इसमें भी तो डीप लर्निंग का यूज हो रहा है। एक्चुअल में ये सब चीज़ें ओवरलैप कर रही है ना। मशीनों को जब आप एल्गोरिदम के थ्रू ट्रेन कर लो कि वो जो जो डेटा उनको फीड हो रहा है उससे वो लर्न कर पाए, दैट इज योर मशीन लर्निंग, राइट। अब जब ये जो जो आपने एल्गोरिदम बनाए हैं, ये जब ब्रेन से इंस्पायर्ड हो, ब्रेन की फंक्शनिंग से इंस्पायर्ड हो, इंसानों के ब्रेन, हमने देखा था ना, ब्रेन सुपर कंप्यूटिंग के बारे में हमने देखा था, ठीक है, बायो कंप्यूटर्स के बारे में जब हमने देखा था कि कैसे ये बायो कंप्यूटर काम कर रहे हैं, सेम लेवल पे जब ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसी तरीके से लर्निंग अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं, दैट इज योर न्यूरल नेटवर्क्स। आगे हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन वो कुछ ऐसे ही बनाएगा कि न्यूरल नेटवर्क्स जो यूजुअली न्यूज़ में रहते हैं, ये क्या चीज़ है, क्या ये आपके ब्रेन के अंदर के नेटवर्क है? नहीं भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये की टर्म्स को हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे, बाकी इसके बाद की जो बड़ी चीज़ें हैं वो आगे देखेंगे। सबसे पहले मशीन लर्निंग, दैट इज बेसिकली, ठीक है, जब सिस्टम्स कैन लर्न डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ डेटा, है ना, मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा दैट यू आर फीडिंग टू देम, दैट इज योर मशीन लर्निंग। बेसिकली मशीन को जब आप एक लर्नर बना रहे हो, दैट इज योर मशीन लर्निंग। अब, है ना, ये मशीन लर्निंग भी आप 4 तरीके से करवा सकते हैं। मतलब मशीन से आप किसी भी डेटा की लर्निंग, लर्निंग क्या होती है, आप डेटा के पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना इज बेसिकली योर लर्निंग। आप जो लर्न कर रहे हैं, खाना खाना कैसे खाया जाए, आप एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ, खाना खाने का पैटर्न ये होता है, तो दैट इज योर बायोलॉजिकल लर्निंग। सिमिलरली मशीन जब ऐसी चीज़ों को लर्न करने लग जाए, दैट इज योर मशीन लर्निंग। अब ये मशीन लर्निंग आप कई तरीकों से करवा सकते हैं।
4 टाइप के मेनली मशीन लर्निंग होते हैं सुपरवाइज्ड, यहाँ से वो एमसीक्यू बना सकता है। सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। देखो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, इसमें आप बेसिकली मशीन को, है ना, लेबल कर रहे हो किसी तरीके से। फॉर एग्जांपल मशीन को आपने रेड फ्लैग लगा दिया, ठीक है, वो आपने बोल दिया कि ये वाली चीज आपने लर्न नहीं करनी है, ये वाली चीज लर्न करनी है, समझ रहे हो। तो सुपरवाइज लर्निंग इज बेसिकली आपने एल्गोरिदम ऐसे ही बना दिया कि कोई पर्टिकुलर चीज को वो लर्न कर दे, दूसरी चीज को लर्न ना करे। फॉर एग्जाम्पल किसी रोबोट को अगर कोई चीज सिखाना है, तो आप उसे सिखाओ कि वो गोली चलाना ना सिखाए बट बंदूक बनाना सीख जाए, समझ रहे हो। दैट इज सुपरवाइज लर्निंग टास्क। अनसुपरवाइज्ड इज भाई साहब जितना भी आपके पास डेटा कहीं पे अवेलेबल है, मशीन अपने हिसाब से छांटेगी। जैसे जैसे उसे डेटा मिला वो खुद हर चीज को लर्न कर जाएगी। दिस इज वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग ठीक इंसानों की तरह, जो जो उन्हें मिला वो उन्होंने सीखा। देन सेमी सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, इसमें आप सेमी सुपरविजन करते हैं। नॉर्मली आप जो है डेटा फीड कर देंगे मशीन को, लेकिन बीच में आप किसी तरीके से एक सर्टेन टाइप ऑफ डेटा को आप प्रमोट कर सकते हो, सर्टेन टाइप ऑफ अनलेबल्ड डेटा। डेटा अनलेबल्ड होगा, लेकिन सर्टेन टाइप ऑफ डेटा को आप, ठीक है, वहां पे उसे प्रोहिबिट भी कर सकते हो। दैट इज सेमी सुपरवाइज्ड, मतलब थोड़ा सुपरविजन। ये डायरेक्टली एल्गोरिदम में नहीं है, बीच में आप इंटरवेंशन कर रहे हैं। री इन्फोर्समेंट लर्निंग इज समथिंग जो कि बहुत सिक्योर है, और इसे इसे वाइडली स्टडी किया जा रहा है बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें आप री इन्फोर्समेंट कर रहे हैं एक तरीके की लर्निंग को, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर मशीन ने यस और नो दो चीजें लर्न की है, तो आप चाह रहे हो कि मशीन यस को याद रखे, यस को और ज्यादा लर्न करे, यस साइड को और ज्यादा लर्न करे, नो को नहीं। सो यू विल री इन्फोर्स द यस साइड ऑफ इट। दिस इज योर बेसिकली री एनफोर्समेंट लर्निंग। आप इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट का मैकेनिज्म रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोबोट को बोल देंगे कि यस वाली साइड को लर्न करो, अदरवाइज तुम्हें चांटे पड़ेंगे, है ना। सो दिस इज रिवार्ड एंड पनिशमेंट टाइप का मैकेनिज्म। ये बेसिक सी चीजें हैं, यहाँ से वो जो है आपको जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। कोचिंग वाले तो यहाँ से बनाएंगे, इस तरीके की चीजों से बनाएंगे, उसका यूपीएससी का पता नहीं। बट कम से कम ये कुछ टाइप है मशीन लर्निंग के कि हाँ इस तरीके से आप मशीन लर्निंग करवा सकते हैं। अब देखो ये न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएगा कि न्यूरल नेटवर्क्स जो है यूजुअली न्यूज में रहते हैं, ये क्या चीजें हैं। So they belong to a family of machine learning algorithms and inspired from functioning of neurons of human brain. इंसान का दिमाग जैसे काम कर रहा है, ठीक वैसे जब आप मशीन से काम करवा रहे हो, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। दे आर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट गिवन सम पैरामीटर्स, दे, है ना, देयर इज अ वे टू कंबाइन देम टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक रिजल्ट, right? And then data goes through different layers, which a series of learning rules are applied until reaching the last layer. Basically, ठीक है, ये एक लेयर्ड लर्निंग होती है। लेयर्ड लर्निंग होती है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, जैसे आपकी लेयर्ड लर्निंग होती है। पहले आपने चाय पीना सीखा, फिर आपने, ठीक है, फिर आपने जूस पीना सीखा, फिर आपने दारू पीना सीख लिया। सो दिस इज लेयर्ड लर्निंग। सिमिलरली, ठीक है, लेयरों में इंसान सीखता है, ऐसे ही यहाँ पे भी आप लेयर के थ्रू, ठीक है, लेयर बाय लेयर इन्हें डेटा फीड करवा रहे हो। एंड देन राइट, जो है आप बेसिकली एक तरीके से इंसानों के दिमाग को कॉपी करके, उस लर्निंग को कॉपी करके आप मशीनों को एनेबल कर रहे हो कि ठीक इंसानों जैसे डिसीजन आप ले सके। दिस इज वाई दिस इज ऑल्सो नॉन एज कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, समझ रहे हो। दिस इज ऑल्सो नॉन एज कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। कॉग्निशन क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, ह्यूमन या फिर ब्रेन की प्रोसेसिंग को हम कॉग्निशन कहते हैं। तो दिस इज नॉन एज कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। बेसिकली ह्यूमन ब्रेन को एक तरीके से मिमिक करने की ये एक प्रोसेस है, राइट। सो दिस इज योर न्यूरल नेटवर्क। यहाँ से भी क्वेश्चन वो बना सकता है, बेसिक टर्म्स है। देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन दो चीजों से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग, ठीक है। ये क्या चीजें होती है बेसिकली, नेचुरल लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें कि इंसानों की जो नेचुरल लर्निंग है इसको इंटरप्रेट करना, ठीक है, इसको इंटरप्रेट करना, इसको प्रोसेस करना। This is your natural learning process, natural language processing, right? It involves training machines to understand, interpret, and generate human language. For example, जैसे आपके ये क्या कहते हैं, ये जो सीरी वगैरह हो गया, राइट। देन वो जो अमेजोन का एलेक्सा आता है, ये सब चीजें किस चीज पे बेस्ड है, नेचुरल लर्निंग। आप इनको कुछ बोल रहे हैं, दे आर प्रोसेसिंग योर लैंग्वेज, दे कैन प्रोसेस योर नेचुरल लैंग्वेज। दिस इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन वो बनाएगा, व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट। सो देन इसी में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि सेंटिमेंट एनालिसिस। वो यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इनमें से क्या क्या चीजों में यूज किए जा सकते हैं।
क्या ये कम्युनिकेटिंग रोबोट्स बनाने में यूज किए जा सकते हैं? यस। कम्युनिकेटिंग मशीनरी? यस। ह्यूमन असिस्टेंट्स? यस। राइट, सॉरी, डिवाइस असिस्टेंट्स? यस। देन कैन इट बी यूज्ड फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस? यस। दे कैन इवन एनालाइज योर सेंटिमेंट्स। इफ फॉर एग्जांपल इफ आप सीरी को एंगर के साथ बोलो कि यार सीरी, वो दिलजीत जो दोसांझ की जो है एक वो वीडियो वायरल हो रही थी, किसी को किसी ने देखा होगा वो, उसने बोला कि यार सीरी मेरे वाला वो जो गाना, कोई गाना उसने बोला था कि सीरी मेरे वाला ये गाना प्ले कर दे, सीरी प्ले कर ही नहीं रही थी 3-4 बार। तो उसने बोला वो पैन मेरा वाला गाना मतलब मेरे वाला वो। तो फिर सीरी ने उसके वाला गाना वो निकाला, समझ रहे हो, बोले डोंट गेट एंग्री ऐसे ऐसे करके, आई थिंक वो ऐसी एक वीडियो वायरल हुई थी। दैट मीन्स दे कैन एनालाइज योर सेंटिमेंट्स एज वेल। यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएगा, यू दे कैन एनालाइज योर इमोशंस एज वेल। दे आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ गेटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, right? This is very dangerous. This is very dangerous. If they can understand your emotions, they can understand what is running inside you, then artificial intelligence can manipulate you in different manners, right? This is why this is very dangerous trend. Then large language models, ये large language model क्या होते हैं भाई साहब? ये इसका एक स्टेप फॉरवर्ड है, ये इसका एक स्टेप, वन स्टेप फॉरवर्ड है। 1 सेकेंड, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ये एक वन स्टेप फॉरवर्ड है। Large language models offer a comprehensive approach for language tasks. They exhibit fluency, adaptability beyond traditional natural language processing systems. जो LLMs है, they utilized sophisticated tech stack for generative AI. Basically, they are generating new information. ये जो आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये अपना कोई नई चीज जनरेट नहीं कर रही है। आपने इसे ऑर्डर दिया कि ये कर, तो ये वो करेगी। आपने इसे ऑर्डर दिया कि गूगल मुझे ये खोज के निकाल अपने, ठीक है, सर्च इंजन से, तो वो खोज के निकालेगा, अपना कुछ नहीं करेगा। वो नया डेटा नहीं बना रहा है, वो खुद के निकाल रहा है, वो काम कर रहा है आपके लिए, वही जो आप ऑर्डर कर रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में भाई साहब यू आर यूजिंग दिस ठीक है, कॉम्प्लेक्स, दीज कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स जो पीछे हमने देखा, लर्निंग नेटवर्क्स, उनको आप यूज कर रहे हैं जेनरेटिव एआई के लिए। तो जितने भी जेनरेटिव एआई के टूल है, चाहे वो गूगल का पहले वाला जो बार्ड है, अब इसका नाम इसने जेमिनी कर दिया है, ठीक है, जेमिनी आ गया है, चैट जीपीटी, GPT-4, GPT-3.5, है ना, बाकी इंडिया का भी अपना हनुमान आ रहा है, हनुमान ये रिलायंस लॉन्च कर रहा है, ऐसे बड़े सारे मॉडल आ रहे हैं, कुछ भी आपने इनमें से, आई डोंट थिंक ये टर्म बेस्ड, सीडीएस वीडीएस में ये पूछ लेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है जो न्यूज़ में है। अदरवाइज ये सीएससी में आई डोंट थिंक ये टर्म्स पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये सारे मॉडल्स इन इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का यूज कर रहे हैं। क्यों? जनरेटिव एआई के लिए। दे आर जनरेटिंग न्यू डेटा, दे कैन जनरेट न्यू डेटा, यू गिव देम, यू फीड देम एन इंफॉर्मेशन, यू गिव देम एन ऑर्डर कि हाँ मुझे ये एक वीडियो बनाओ जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक्सप्लेन कर दे, तो वो नया वीडियो क्रिएट करके देगा आपको, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, राइट? सो दे कैन बी यूज टू जनरेट कोहेरेंट कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट टेक्स्ट, है ना, एंगेज इन मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन। हालांकि ये मोस्टली गलत होते हैं। यूपीएससी का जो सी सेट है वो चैट जीपीटी में फेल हो गया था, उसमें बार्ड भी फेल हो गया था पिछले साल। एंड क्रिएट कंटेंट दैट क्लोजली रिजेंबल्स द ह्यूमन राइटिंग। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इन सारी चीज़ों के लिए आपका जो है यूज किया जा सकता है। इंस्ट्रक्शन, है ना, ये इमेज कैप्शनिंग, है ना, क्वेश्चन एंड आंसरिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, क्रिएशन ऑफ न्यू वॉइस टेक्स्ट। यहाँ से उन्होंने, अब अगेन यूपीएससी कई ऊल जलूल और बहुत बदतमीजी वाले क्वेश्चन बना देता है। उन्होंने एक बार ये भी, ये क्वेश्चन, ओहो मैं वो पीवाईक्यू यहाँ पे डालना भूल गया इस वाले सेशन में, सॉरी। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि कंसिडरिंग द करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से किन किन चीज़ों में यूज हो सकती है। बोले क्या ये स्टोरीज क्रिएट करने या फिर सॉन्ग क्रिएट करने में यूज हो सकते हैं, ऐसे करके उन्होंने एक ऑप्शन डाला था, और वो उन्होंने रॉन्ग बताया था। एक्चुअल में ये यूज हो रहा है, या नया सॉन्ग निकल रहा है, नई वीडियो बना रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इमेजेस, ये सब चीज़ें क्रिएट करने में आप यूज कर रहे हैं। यूपीएससी, आई डोंट नो, है ना, कई ऑप्शन वो ऐसे डाल भी देते हैं फालतू के। जैसे एक बार उन्होंने डाल दिया था वो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनमें से किन किन चीज़ों में यूज हो सकता है। एक ऑप्शन उसमें ये भी था कि क्या ये वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है। हो सकता है, हो रहा है। इनफैक्ट वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल यूज कर रहे हैं। हमने देखा ही देखा, जो एनएफसी टेक्नोलॉजी है, एनएफसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, और जो आरएफआईडी टेक्नोलॉजी है, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर भी सकते हैं। अब वायरलेस चार्जिंग वाली फैसिलिटीज, वो क्या बोलते हैं, ये सैमसंग वगैरह ये अपने फ़ोन में दे भी रहे हैं, तो उसमें एआई का यूज ये करवा भी रहे हैं, समझ लो। सो दीज थिंग्स कैन बी डन, कैन बी डन, बट यूपीएससी
कैन डू एनीथिंग। फिर पूछो जाओ जाके इनको क्यों डाला। दीज आर जेनरेटिव, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे आ रहे हैं, अब ये जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, दे यूज एल्गोरिथम्स दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट। इट इज नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग कंटेंट अवेलेबल ऑन वेब, बट दे कैन क्रिएट न्यू कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा यू आर फीडिंग देम, right? Then prominent frameworks for models like generative AI, they use certain frameworks, मॉडल्स, ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के कुछ मॉडल ये यूज करते हैं। यहाँ से आपने सारे न्यूरल नेटवर्क के मॉडल को नहीं पढ़ना है, ये कम से कम याद रखना है। जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क को तो हम ब्रॉडली यहाँ पे पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स, ये दो को याद रख लेना है। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो पूछेंगे कि ये टर्म्स जो है, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स या फिर वेरिएशनल ऑटो एनकोडर, ये टर्म्स जो है न्यूज में थी, किस चीज से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेंगे। दिस इज बेसिकली सर्टेन मॉडल्स, न्यूरल नेटवर्क्स के कुछ मॉडल्स हैं जिनका, है ना, इन मॉडल्स का यूज करके आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स क्रिएट कर रहे हैं, है ना। अब ये कैसे काम करते हैं आगे हम पढ़ेंगे। तो ये देखो गूगल का जो बाड़ बाड़ है, अब तो है ना जेमिनी जूमिनी बड़े भारी नाम इन्होंने रख दिए है। डेली ई हो गया, कोडेक्स हो गया, GPT-3 हो गया, देन है ना जीपी, अब तो चैट जीपीटी, GPT-3, GPT-4, ये सब चीजें, अब हनुमान एआई, ये सब चीजें आ रही है। तो अब फालतू में बड़ी सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, हर ही कंपनी इसमें अब रिसर्च कर रही है। तो एआई के मॉडल आपको देखने को मिलेंगे, नए नए देखने को मिलेंगे वहां से क्वेश्चन। लेकिन वो क्वेश्चन में यही पूछेगा कि डेली 3 ये सारी चीजें क्या है, कोडेक्स। एक यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एक कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन भी होता है, जो कि WHO और आई थिंक FAO के द्वारा बनाया गया हुआ है, जो नॉर्मली आपके जो, ठीक है, जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं उनको चेक कर रहा है। वो अलग चीजें हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। कोडेक्स, ये कोडेक्स अलग है उस कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन से। खैर आगे बढ़ते हैं। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क एक्चुअल में काम क्या करता है, ये पूरी स्टोरी आपने जो है भूल जानी है यहाँ की, यहाँ फोकस करो इधर। मैं बता रहा हूँ आपको। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, जो कि इन 3 नेटवर्क्स में से एक है, ये 3 स्टाइल्स हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो स्टाइल आजकल यूज हो रहा है कि भाई आपने एआई टूल कैसे क्रिएट करना है, वो ये वाला है, लर्निंग का टूल। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क में देखो 2 तरीके के मॉडल आप यूज कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से 2 एल्गोरिदम आप यूज करवा रहे हैं, 2 एल्गो आपने बना दिए। एक होता है जनरेटर मॉडल, ठीक है, इस जनरेटर मॉडल, एंड एक है आपका डिस्क्रिमिनेटर मॉडल। 2 मॉडल बनाए बेसिकली आपने, 2 एल्गोरिदम बनाए। ये जनरेटर मॉडल क्या करेगा, आपने इसे कुछ इंस्ट्रक्शन दी, ये नया डेटा जनरेट करेगा। फर्स्ट स्टेप में इसने नया डेटा जनरेट किया। मान लो आपने बोला कि क्लाइमेट चेंज पे मुझे एक वीडियो बना के दे, इसने फर्स्ट स्टेट में एक रॉ सी क्लाइमेट चेंज की वीडियो बना के दी। इधर आपने डिस्क्रिमिनेटर मॉडल भी क्रिएट किया हुआ है। ये डिस्क्रिमिनेटर मॉडल इसको क्रॉस चेक करेगा कि तूने वीडियो ठीक बनाई या नहीं, ये डेटा इसमें ठीक डाला या नहीं, ये बेटर बन सकता है या नहीं। तो ये वो उसे डिस्क्रिमिनेट करेगा, बेसिकली एक एडवर्सरी। इसी को तो हम कहते हैं जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। ये 2 नेटवर्क हैं जो एडवर्सरी है एक दूसरे के, ये क्रिएट कर रहा है, ये उसे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ठीक है, ये उसके अगेंस्ट बोल रहा है। फिर ये सारी जो इसके ऑब्जेक्शन है, ये जनरेटर मॉडल के पास जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे जो जितनी भी आपकी वीडियोज ऐसी बनती है, 5-6 मिनट लेता है वो, है ना, कि 100% डन, 10% डन, है ना, इसका एडवर्सरियल अभी क्रिएट हो रहा है, ऐसे ऐसे करके वो बोलते हैं जहां पे भी आप ऐसी वीडियो बनाएंगे। देन तो ये इंस्ट्रक्शन अपनी वापस भेजेगा जनरेटर मॉडल को। जनरेटर मॉडल फिर से नया डेटा क्रिएट करेगा, उस वीडियो को मॉडिफाई करेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक फाइनल आउटकम ना आ जाए। दैट्स योर जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। पूरी कहानी, इधर कुछ भी याद नहीं रखनी है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टास्क है ये बेसिकली। हमने पीछे देखा ना, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टास्क है। ये खुद ही डेटा क्रिएट कर रहा है, खुद ही उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट भी कर रहा है। समझ रहे हो? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो मॉडल है, जनरेटर मॉडल, डिस्क्रिमिनेटर मॉडल। अब देखो भाई, जैन का ना, जैन की एक बड़ी बुरी दिक्कत ये है कि ये जो है, ये जो है, जो डिस्क्रिमिनेटर है, ये डिस्क्रिमिनेटर बताता है कि आपने जो वीडियो बनाई है ये रियल है या फेक है। इसको बताता है जनरेटर मॉडल को, इसमें डेटा जो आपने यूज किया है वो रियल है या फेक है। नंबर 1 तो ये बता रहा है। दूसरा, ये भाई साहब ऐसा नया डेटा क्रिएट करके देगा, क्योंकि ये तब तक चलता है जब तक फाइनल इसके, ठीक है, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक फाइनल जो आपका कंटेंट है वो बेहतरीन कंटेंट प्रिपेयर ना हो जाए। तो ये लगभग लगभग बहुत ही डीप फेक, ठीक है, डीप फेक जो है क्रिएट करके आपको देगा, और उसे एक तरीके से आइडेंटिफाई करना ह्यूमन माइंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो दिस इज अ इशू विद दिस। लेकिन यहाँ जो ये डिस्क्रिमिनेटर मॉडल है, ये आपको प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी डीप फेक को आइडेंटिफाई करने के लिए।
क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटर मॉडल का काम ही है ये आइडेंटिफाई करना कि जो डेटा आपने क्रिएट किया है वो फेक है या फिर रियल है, फिर ये इंस्ट्रक्शन देगा। अब आप अगर डीप फेक को किसी तरीके से काउंटर या आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो जनरेटर मॉडल को बनाए बिना आप एक डिस्क्रिमिनेटर मॉडल क्रिएट कर दो। जो भी वीडियो वायरल हो रही है डिस्क्रिमिनेटर मॉडल को शो करो, ये वहां पे सारी चीजें बता के आपको दे देगा। दिस इज वाई इसका जो यूज है ये बहुत ही इमेंस है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, समझ रहे हो। सो इमेज सुपर रेजोल्यूशन इमेजेस क्रिएट करना है ना, आर्ट क्रिएट करना इसमें यूज है, इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन, ठीक है, मतलब एक इमेज आपने इसको दी, बोला कि इसको मॉडिफाई करके दूसरी इमेज बनाओ, तो उसमें भी इसका यूज है। देन डीप फेक मटेरियल क्रिएट करना, उसमें भी इसका यूज है। इंपॉर्टेंटली उस डीप फेक को आइडेंटिफाई करना, उसमें भी इसका यूज है, समझ रहे हो। तो जो आजकल डीप फेक वीडियो चल रही है, जैसे वो जो मदाना, क्या नाम उसका, मदाना यार, मदाना का वो समृति मदाना पता नहीं क्या नाम है, तो उसकी एक वीडियो थी, ठीक है, डीप फेक वीडियो वायरल हुई, कईयों की हुई, ठीक है, वो इटली की पीएम को ही देख लो, उसकी भी वीडियो वायरल हुई, राइट। तो वो डीप फेक वीडियो थी। ऐसी वीडियोस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी डिस्क्रिमिनेटर मॉडल का यूज किया जा सकता है, समझ रहे हो। डिस्क्रिमिनेटर मॉडल ये बड़ा काम का मॉडल है, डिस्क्रिमिनेटर मॉडल, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ एक डीप फेक के बारे में तो हमने सबने सुना हुआ है, इसके बारे में बताना ही क्या है। ये बेसिकली डीप लर्निंग के यूज से आप जो फेक डेटा क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज योर डीप फेक। भाई डीप फेक से भी बुरी चीज जो है शैलो फेक है, क्योंकि डीप फेक जो है इसे आप आइडेंटिफाई करवा पा रहे हो इस डिस्क्रिमिनेटर मॉडल से। लेकिन ये जो शैलो फेक है, शैलो फेक कुछ ऐसी चीज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्यों न्यूज में थी, ये दो दिन पहले की न्यूज है, ये देखो एक वीक पहले की न्यूज है ये कमला हारिस जी का कोई शैलो फेक का ये चीज गई थी, और ये एक दो दिन पहले की न्यूज है ना। ये हमारे जो ठीक है ऑनरेबल मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, इनकी एक शैलो फेक इमेज ये वायरल हो रही थी, ठीक है। ये बाद में इस चीज को बताया गया कि यस दिस इज अ शैलो फेक इमेज। बेसिकली ये शैलो फेक टेक्नोलॉजी क्या होती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज चीप फेक। इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर ही नहीं रहे हैं, जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल टूल है ना, जैसे आपका कोई फोटोशॉप हो गया, कोई दूसरे टूल हो गए, इसी टूल का यूज आप कुछ ऐसे कर रहे हो जो जो ओरिजिनल पिक्चर है, ओरिजिनल वीडियोज है, इन्हीं का या तो आप कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहे हो, है ना, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में होगी, आप कॉन्टेक्स्ट चेंज करके उसका फेक न्यूज बनवा दोगे कोई दूसरी, है ना, बनी किसी और कॉन्टेक्स्ट में होगी, या तो आप कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहे हो या उसमें थोड़ा माइनर कंटेंट चेंज कर रहे हो, समझ रहे हो। मतलब ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज का यूज करके जब आप फेक इमेजेस वगैरह, राइट, फेक डेटा वगैरह, फेक न्यूज वगैरह फैला रहे हो, दैट इज योर बेसिकली शेलो फेक टेक्नोलॉजी। यहाँ यहीं से क्वेश्चन पूछेगा वो, बाकी कुछ भी आपने जो है याद नहीं रखना है। अब अगेन इंडिया में ना डीप फेक ना शैलो फेक एक्सप्लिसिटली बैंड है, कहीं पे भी बैन नहीं है, ना डीप फेक बैन है ना शैलो फेक बैन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है वो, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपसे जो है क्वेश्चन पूछ। अब देखो ये शैलो फेक इसलिए बड़ा कंसर्न है क्योंकि डीप फेक को तो डिस्क्रिमिनेटर मॉडल आइडेंटिफाई कर रहा था, इसको वो डिस्क्रिमिनेटर मॉडल बोलेगा कि हाँ रियल पिक्चर है, क्योंकि एक्चुअल है ना, क्योंकि वो हो सकता है वो पिक्चर रियल हो लेकिन कॉन्टेक्स्ट चेंज उसका कर दिया गया, तो वो पिक्चर को तो वो आइडेंटिफाई कर देगा कि हाँ ये रियल पिक्चर है। तो इनको फेक या फिर इन्हें इन्हें वो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो हालांकि इसके पीछे की जो ट्रू स्टोरी है वो क्या है, नेहरू मान लो एडविना माउंटबेटन से कहीं मिले होंगे। अब उसका उस फोटो का कॉन्टेक्स्ट चेंज करके आदमी क्या क्या स्टोरी बना देगा, एक फोटो जिसमें नेहरू और एडविना माउंटबेटन, और उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करके आदमी क्या क्या बना देगा, समझ रहे हो, डिफरेंट स्टोरीज। अब उस फोटो को अगर डिस्क्रिमिनेटर मॉडल से चेक करवाया जाए वो तो बोलेगा कि ये रियल है, बट एक्चुअल में उसकी स्टोरी चेंज हुई है, समझ रहे हो। तो ये कुछ बड़ी एक इशू है जो कि शेलो फेक एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसे इवन आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, राइट। इसे इसे इस्टेब्लिश करना कि दिस इज अ फेक थिंग, ये बड़ा और ज्यादा मुश्किल है। देन आता है आपका रीसेंट एआई। अब ये सब चीजें हो रही है तो रेगुलेट भी करना पड़ेगा। तो एआई रेगुलेशन के कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स है। पहला आपने याद रखना है G7 का हिरोशिमा प्रोसेस। यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपको G7 के मेंबर कंट्री नहीं पता तो ये 7 मेंबर यहाँ पे याद कर लो, यूरोपियन यूनियन को छोड़ के, समझ लो। अब इसमें ये याद रखना कि ये सिर्फ G7 मेंबर्स ने नहीं अडॉप्ट किया है, बट यूरोपियन यूनियन ने भी इनके साथ ये अडॉप्ट किया है। हिरोशिमा प्रोसेस किस चीज से रिलेटेड है, पिछले साल ही 30 अक्टूबर को अडॉप्ट हुआ है, क्वेश्चन बन जाए तो भूल मत जाना, ये एआई रेगुलेशन से रिलेटेड है।
और इसमें 11 इंटरनेशनल गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू गवर्न एआई वो जो है इंक्लूड किए गए हैं। इनफैक्ट एक वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट, ये याद रखना, दिस इज अ वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट, नॉट एनफोर्सेबल, लीगली एनफोर्सेबल। वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट भी पब्लिश किया गया है ना। बोथ स्टेटेड वर स्टेटेड एज लिविंग डॉक्यूमेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये देखो, ये पिछले साल आई थिंक ये क्वेश्चन में आया था प्री में, ईयू यूएस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, इन्होंने भी इसे जो है बेसिकली बात की शुरुआत इनके द्वारा चली थी, इस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के द्वारा, और फिर बाद में यूरोपियन कमीशन ने इसे अडॉप्ट ही कर लिया। तो दिस इज अबाउट योर हिरोशिमा प्रोसेस, बेसिक चीज़ें याद रखनी है। ऐसे ही यूके ने एक, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में क्वेश्चन आएगा कि एआई रेगुलेशन के लिए इंडिया में क्या अटेम्प्ट किए गए। बेसिकली हमारा जो अभी रिसेंट का डिजिटल इंडिया एक्ट आया हुआ है उसमें एआई के सेफ यूज की बात हुई है ना। डीप फेक में अगर आप पर्सन की बेसिकली देर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे डेड नेमिंग कर रहे हो, ठीक है, डेड नेमिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने किसी को, डेड नेम्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे एलजीबीटीक्यू को किसी तरीके के नाम दे दिए जाते हैं, तो वो अगर डिग्निटी को हार्म कर दे, तो उन डिग्निटी को हार्म करने वाले एक्शंस को बेसिकली डिजिटल इंडिया एक्ट में किसी तरीके से प्रोहिबिट किया गया है। हालांकि एआई के रेगुलेशन के लिए इंडिया में अभी भी कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लिया गया है, सिवाय इसके कि वो प्राइवेसी को हार्म ना करे। लेकिन दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये देखो, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, ठीक है, G7 हिरोशिमा प्रोसेस, मेंस में क्वेश्चन बने। देन यूके की जो एआई समिट, ये भी लास्ट ईयर ही यूके गवर्नमेंट ने इनवाइट करी थी, इंडिया इसका पार्टिसिपेंट था। इसमें इंपॉर्टेंट है कि ब्लेक्सले पार्क डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया, 29 कंट्रीज ने इसे साइन किया। किन किन ने साइन किया याद रखने की जरूरत नहीं है, इंडिया ने किया, यस। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, is any declaration binding? No, never. Declarations are usually not binding। जैसे इन्होंने 2021 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट क्या ये बाइंडिंग है? नहीं है। Declarations are usually not binding, है ना, never। कुछ एक टर्म्स होती हैं जो आपने आइडेंटिफाई करनी होती है कि डिक्लेरेशन की बात हो रही है तो यूजुअली नॉट बाइंडिंग, बिकॉज पीपल आर डिक्लेयरिंग इट, कंट्रीज आर डिक्लेयरिंग इट, दे आर नॉट अडॉप्टिंग इट in terms of treaty with the effect of a treaty, right? So it is not a treaty based arrangement, it is a mutually agreed declaration, right? So this is the thing that, बाकी आपको इसमें ज़्यादा कुछ भी रटना नहीं है। अब आप मुझे कमेंट से, आई थिंक ये मैं यूट्यूब पे भी ठीक है, यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ इसको। तो जो लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, तो आप जो है मुझे ठीक है, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, राइट? और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, यू विल गेट ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल। नेक्स्ट, ये चीज़ जो है यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो डार्क पैटर्न पे और परजुएसिव डिजाइन, इन पे क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि रिसेंट जो है कुछ इंडिया में डार्क पैटर्न को रिसेंटली बैन भी किया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो, डार्क पैटर्न बेसिकली क्या होते हैं, इनको आप डिसेप्टिव पैटर्न या डार्क पैटर्न भी कहते हैं, राइट? दिस इज बेसिकली अनएथिकल यूजर इंटरफेस या फिर यूजर एक्सपीरियंस जो आप क्रिएट कर रहे हो। बेसिकली क्या है, अलग अलग तरीके के डार्क पैटर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने मेंशन किया है बास्केट स्नीकिंग। जैसे ही आप किसी है ना वेबसाइट से कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, राइट? तो वेबसाइट आपको बोल रही है कि 100 रुपया इस चीज़ के लिए डोनेट भी कर दो भाई साहब आपने 5,000 रुपये का खरीदा है, 100 रुपया हमारे इस इनिशिएटिव में डोनेट भी कर दो। एक वो आपको बोलेगा कि ठीक है, आपने एक फ़ोन खरीदा हुआ है, बेटर रहेगा कि अगर आप एक ये क्या कहते हैं इसके लिए कवर भी खरीदो, ये लास्ट में आपको बोल रहा है। और अगर आप चाहते हो कि उस ऑप्शन को एग्जिट करना, तो वो एग्जिट करना बहुत टफ बना देंगे। दैट मीन्स दे आर पुशिंग देयर प्रोडक्ट्स टू यू विदाउट योर, है ना, आपका एक्टिव कंसेंट नहीं है, आप नहीं चाहते उसे बाय करना, बावजूद इसके दे वांट यू टू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज योर डार्क पैटर्न, राइट? बास्केट स्नीकिंग, ऐसे ही फोर्स्ड एक्शन होता है, ठीक है, फोर्स्ड एक्शन होता है, कोई वेबसाइट आपको फोर्स्ड पॉपअप्स शो करे कि हाँ इस काम को करो आप, राइट, इस पर्टिकुलर चीज़ को, सर्विस या प्रोडक्ट को आप बाय करो, लेकिन आप ओरिजिनली नहीं चाहते हो उसे, इंटेंशनली उसे बाय नहीं करना चाहते हो। दीज आर द थिंग्स जिसे आप कहते हैं कि डार्क पैटर्न्स, मेनली ये ई कॉमर्स में ज़्यादा आपके चल रहा है, राइट? दिस इज योर डार्क पैटर्न। तो इन डार्क पैटर्न्स को, है ना, इन डार्क पैटर्न को, अब देखो यहाँ पे मैंने सर्च करने की कोशिश करी थी कि क्या ये बैंड है इंडिया में। सो किसी लॉ में एक्सप्लिसिटली ये बैंड नहीं है। डार्क पैटर्न्स प्राइमा फेसी डू नॉट अपीयर टू बी इलीगल, नंबर वन, राइट? लॉ में एक्सप्लिसिटली ये बैंड नहीं है। हाउएवर देयर यूजेस, ठीक है, जो जो आप डार्क पैटर्न क्रिएट कर रहे हो, लॉ में एक्सक्लूसिवली ये बैंड नहीं है, लेकिन जो इनके यूजेज है ये बैंड है। कैसे? वो रिसेंट हुए हैं, ठीक है, ये देखो,
5 दिसंबर 2000, ये तो खैर जनवरी 2023 की बात थी, लेकिन 5 दिसंबर 2023 को 13 टाइप्स ऑफ डार्क पैटर्न जो है गवर्नमेंट ने, सीसीपीए ने, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ये बैन किए हैं। समझ रहे हो कितने तरीके के? 13 तरीके के। ऑल डार्क पैटर्न्स? नो, 13 तरीके के डार्क पैटर्न उन्होंने लिस्ट किए हैं। जैसे उसमें एक ये भी है लिखा हुआ, फोर्स्ड एक्शन, बास्केट स्नीकिंग, ऐसे ऐसे कुछ नाम उसमें लिखे हुए हैं। यहाँ से वो क्वेश्चन इसी से बनाएगा, बास्केट स्नीकिंग, फोर्स्ड एक्शन एटसेट्रा टर्म्स यूजुअली हैज बीन न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डार्क पैटर्न्स। क्लियर? तो डार्क पैटर्न इज दिस। अब अगेन यहाँ से क्वेश्चन वो बनाएगा कि ये बैंड किस चीज के तहत है? क्या ये आईटी एक्ट के तहत? नो। किस चीज के तहत? सीसीपीए की रेगुलेशंस विच आर इशूड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नॉट आईटी एक्ट। समझ रहे हो? सीसीपीए के रेगुलेशन के तहत। तो स्टैट्यूट में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं है, बट जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है सीसीपीए रेगुलेशंस, उसके तहत ये बैंड है। तो सिंपल अगर वो स्टेटमेंट दे दे कि दे आर बैंड इन इंडिया, यस दे आर बैंड। ऑल आर बैंड? नो, ओनली 13 आर बैंड। 13 आर मेंशनड इन सम रेगुलेशन, यस। किसके रेगुलेशन? सीसीपीए। कौन सी एक्ट के तहत? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर? नेक्स्ट आती है एक ऐसी ही चीज, परजुएसिव डिजाइन। देखो डार्क पैटर्न में क्या है कि अनइंटेंडेड एक्शन आपसे करवाया जा रहा है, वो भी अनएथिकल यूज के। डार्क पैटर्न्स आर एसेंशियली अनएथिकल, meant to increase the sales of the company, they are unethical, right? लेकिन persuasive designs are basically, persuasion is not never, ठीक है, ये जो persuasion होता है, persuasion is never unethical। समझ रहे हो? persuasion is never unethical, they are just trying to change your choice। अब ये चेंज ऑफ चॉइस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक परजुएसिव डिजाइन क्रिएट करो जो कि आपको कहे कि हाँ ओपन में आपने टॉयलेट नहीं करना है ना, आपने वॉशरूम में जाना है, वहीं पे आपने टॉयलेट करना है, दैट इज ऑल्सो परजुएसिव डिजाइन। आपको ऐसा डिजाइन क्रिएट करो एडवर्टीजमेंट के लिए। परजुएसिव डिजाइन इज बेसिकली ट्राइंग टू, है ना, इसको जो सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, इतने अच्छे परजुएसिव मैनर में उसे प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि आपको एक तरीके से ठीक है, आपके अंदर एक इनर कॉन्सेंट पैदा करे। समझ रहे हो? ये भी मैनिपुलेटिव होते हैं, आपके प्रोसेस को, आपके थॉट को ये मैनिपुलेट कर रहे हैं एक ऐसी एडवर्टीजमेंट बना के जो कि आपके अंदर कॉन्सेंट पैदा करे। ये विदाउट कॉन्सेंट हो रहे हैं, ये विदाउट कॉन्सेंट हो रहे हैं, यहाँ कॉन्सेंट पैदा किया जा रहा है, आपको परसुएड किया जा रहा है, ठीक है, तो किसी भी चीज को लेने के लिए, दैट इज योर परसुएसिव डिजाइन। दे आर नॉट नेसेसरली बैड। डार्क पैटर्न्स आर बैड, डार्क पैटर्न्स आर बैड, राइट, ऑलवेज हैव अ बैड साइड, बट दे आर नॉट नेसेसरली बैड, दे कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और परसुएसिव डिजाइन इंडिया में बैंड है ही नहीं, राइट। फिर ऐसी ही चीजें, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022, ये 2022 में चीज जो है, जो माइटी है, इन्होंने ये कोलैबोरेशन किया था इंटेल इंडिया के साथ, ठीक है, अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, अदरवाइज आई डोंट थिंक यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएगा। सीडीएस वगैरह, सीएपीएफ वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं 3D प्रिंटिंग पे। 3D प्रिंटिंग जो है बेसिकली दिस इज ऑल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। नॉर्मल जो आपकी अभी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये कैसी होती है? ये होती है सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, राइट, सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मान लो आपने कोई क्या बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई अगर कंपोनेंट बनाना है किसी मशीन का, तो वो अगर आयरन का बनना है तो आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट करोगे, बाकी चीज़ों को निकालोगे, छील के निकालोगे बाहर। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपके पास कोई किसी टाइप की इंक होती है, आप उस इंक का यूज बेसिकली ऊपर से एक जो 3D प्रिंटर होता है उसका यूज करके लेयर बाय लेयर आप वो कंपोनेंट बनाओगे, और ये बहुत हार्ड होता है, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। इवन ह्यूमन ऑर्गन भी 3D प्रिंटिंग से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन भी आप इसी को कहते हैं। कंप्यूटर में आप डिजाइन तैयार करेंगे और उस डिजाइन को फॉलो करते हुए 3D प्रिंटर आपको एक 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 चीज मैन्युफैक्चर करके देगा, राइट। 3D प्रिंटिंग से आप घर तक बना रहे हैं, ठीक है। So this is basically your 3D printing. 3D structure are created and it is opposite of traditional manufacturing, which is subtractive manufacturing. इसीलिए इसे additive भी कहते हैं कि आपने एक लेयर चढ़ाई, दूसरी चढ़ाई, मान लो आपने घर बनाना है, तो है ना, आप क्या करेंगे, जो जो आपके पास, उसे आप इंक तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी आपके पास मोटार है, उसे 3D प्रिंटर के थ्रू एक एक लेयर वाइज लेयर वाइज लेयर वाइज लेयर वाइज आप एक पूरी दीवार बना देंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रॉकेट का वो पिछले वाला बनाना है, लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय, वो आप पीछे का जो बूस्टर है वो बना देंगे। क्लियर? दैट इज योर 3D प्रिंटिंग, लेयर बाय लेयर। अब इसका यूज आप किसी भी चीज में कर सकते हैं, हर चीज में, जहाँ जो जो इंसान ने बनाना है। इवन जब मैं बोल रहा हूँ ना कि ह्यूमन ऑर्गन भी बना रहे हैं, है ना, 3D प्रिंटेड ह्यूमन ईयर बनाया था, कान बनाया था एक, है ना, कुछ कुछ ही दिन पहले, कुछ ही साल पहले ह्यूमन हार्ट बनाया गया था 3D प्रिंटिंग, है ना। जब आप ये ऑर्गन बना सकते हो तो हर कोई चीज बना सकते हैं आप 3D प्रिंटिंग से। ये एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, हर चीज में होगा।
जहाँ जहाँ ठीक है मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ वहाँ 3D प्रिंटिंग। मेडिकल यूजेस, ये देखो बायो प्रिंटिंग टिश्यूज, बायो इंक का यूज करके आप जो है टिश्यूज बना सकते हैं, है ना, ऑर्गेनोइड्स बना सकते हैं, ऑर्गन बना सकते हैं। देन सर्जरी प्रिपरेशन असिस्टेड बाय 3D प्रिंटेड मॉडल्स, ठीक है। तो जो सर्जरी है इवन 3D प्रिंटेड मॉडल से आप जो है बेसिकली सर्जरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट की सर्जरी करवानी है, आप जो है एक 3D प्रिंटेड हार्ट बना लो, फिर उसे जितना मर्जी तोड़ो फोड़ो, नहीं तो आपको इंसान से हार्ट निकालना पड़ना था अंडरस्टैंड करने के लिए। देन 3D प्रिंटिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड कस्टम मेड प्रोस्थेटिक्स यूजिंग 3D प्रिंटिंग। बेसिकली हर वो चीज़, जब मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्गन बन रहे हैं तो हर वो चीज़ बनाई जा सकती है जो जिंदा है या नहीं है। अब ऐसे ही 4D प्रिंटर, अब ये जो 3D प्रिंटिंग चीज़ हम यहाँ पे 3D प्रिंटिंग के थ्रू बना रहे हैं, ये निर्जीव चीज़ें होती हैं, ये 3 डायमेंशनल चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी, समझ रहे हो। हालांकि ये जो ऑर्गेनॉइड आप बना रहे हैं डेफिनेटली ये इनफैक्ट आपके आगे जब हम देखेंगे, जब ये फंक्शनिंग ऑर्गेनॉइड जब भी आप बना रहे हैं दैट वुड बी कंसिडर्ड एज 4D प्रिंटर ऑल्सो। अब ये 4D प्रिंटिंग क्या होती है, नॉर्मली 4D प्रिंटर थोड़े स्मार्ट मटेरियल से बनता है, इसमें 4 डायमेंशन होती है। ये फोर्थ डायमेंशन क्या होती है, बेसिकली दे कैन चेंज देयर साइज, दे कैन एडजस्ट देयर साइज। मान लो अगर गर्मी है तो वो जो चीज़ है वो एक्सपैंड हो जाएगी, है ना। कोई आप ऐसा घर बना सकते हैं कि गर्मी में वो एक्सपैंड हो जाए और सर्दी में वो छोटा हो जाए। ये भी आप 4D प्रिंटिंग, ये आप बना सकते हैं 4D प्रिंटिंग के थ्रू। जब ऑब्जेक्ट में जो आपने 3D प्रिंटर के थ्रू क्रिएट की हुई है, जब उसमें मूवमेंट होना शुरू हो जाए किसी स्टिमुलस के थ्रू, राइट, वो वो थर्मल स्टिमुलस हो सकता है, वो फोटो रिस्पॉन्सिव स्टिमुलस हो सकता है। फोटो रिस्पॉन्सिव मतलब लाइट बढ़े तो वो एक्सपैंड हो, घटे तो वो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट हो। मैग्नेटो रिस्पॉन्सिव हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। पीएच रिस्पॉन्सिव हो सकता है कि भैया जहाँ पे ज़्यादा पीएच हो, जहाँ कम पीएच हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, वहाँ पे वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करे। बेसिकली रिस्पॉन्सिव मटेरियल, ये पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है, बेसिकली दाब को जब आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें दैट इज योर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे हम पढ़ेंगे ये, ठीक है, ये मिसलेनियस टेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये रिसेंटली पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये क्या कहते हैं लिक्विड में डिस्कवर किया गया है, गैसेज में अभी तक नहीं डिस्कवर हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजेल्स एटसेट्रा, बेसिकली ऐसे जब आप जो जो आप मटेरियल बना रहे हो जो एक्सपैंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सके, मूव कर सके, एडजस्ट कर सके अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट, पीएच, इलेक्ट्रिक करंट एटसेट्रा, दैट इज योर 4D प्रिंटर। इसका इन सब चीज़ों में यूज, अब इसकी जो टेक्निक्स हैं कुछ है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, है ना, डायरेक्ट इंक राइटिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग, ठीक है ना, जेट 3D प्रिंटिंग, ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये आपके 3D या फिर इवन 4D प्रिंटर में भी यही चीज़ें, ये सारी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं। सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग ये तो याद रख लेना, है ना, FDM, है ना, DIW, डायरेक्ट इंक राइटिंग, इनसे याद रख लेना कि कुछ ना कुछ यहाँ से आपको पता ही चल रहा है, मेल्टिंग मेल्टिंग, ठीक है, प्रिंटिंग प्रिंटिंग, ये 3D और 4D प्रिंटिंग से रिलेटेड है। देन प्रॉपर्टीज इनके, ये सब चीज़ें इनकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने पढ़ा, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ एडेप्टेबिलिटी, सेल्फ असेंबली, सेल्फ मेमोरी, सेल्फ कैपेबिलिटी, ये हमने पीछे देखा कि ये अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर रहे हैं 4D प्रिंटिंग के मटेरियल्स। देन मटेरियल्स इसमें आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजेल, कुछ थर्मो रिस्पॉन्सिव, कुछ फोटो रिस्पॉन्सिव, कुछ मैग्नेटो रिस्पॉन्सिव, ऐसे मटेरियल मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्ड करे, है ना, फोटोन्स के लिए रिस्पॉन्ड करे, है ना, हीट के लिए रिस्पॉन्ड करे कि गर्मी बढ़ रही है तो वो एक सर्टेन एक्शन ले, एक्सपेंड करे या फिर कॉन्ट्रैक्ट करे, दैट इज इस तरीके के आप डिफरेंट मटेरियल इसमें यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन हर जगह है, जहाँ जहाँ इंसान जाएगा वहाँ वहाँ इसके एप्लीकेशन है। ये सब चीज़ें जो है इसमें आप ये थोड़ा आपको फजी भी लग रहा होगा, ये बेसिकली जो रिसर्च गेट है, ठीक है, इसका क्रेडिट उनको जाता है, उन्होंने ये क्रिएट करके रखा हुआ था, जो भी ये पीछे पूरी कहानी लिखी हुई है उनको फ्लो चार्ट में उन्होंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अगेन नथिंग मच ऑफ यूज, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने आपसे ऐसा पूछना है, क्वेश्चन उन्होंने आपसे ऐसा पूछना है। ये 3D प्रिंटिंग पे पूछा है, अब 4D प्रिंटिंग पे पूछ लेंगे वो, समझ रहे हो। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये सेशन आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे, एंड यू कैन join this course if I am uploading it on YouTube. You can join this course by texting me on Telegram, और हाँ टेलीग्राम पे मेरी आईडी है, आई थिंक यही है, हाँ @HELP007, हाँ, आप जो है यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, विदाउट स्पेस है ये। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।